गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 10th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th में मैंने तुमको अभी तक ऑप्टिक्स में बहुत कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा मतलब 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो अब जो टॉपिक बचे हैं ना वो समझने वाले कम है और याद करने वाले ज़्यादा है। अब जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी में से एक टॉपिक आज देखने वाले हैं, ह्यूमन आई। अब ये ह्यूमन आई ऐसे तो बायो का पार्ट होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस में मेंशन होता है ह्यूमन आई। तो हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शनल डिटेल तो नहीं जानेंगे, बस हम इसका वर्किंग डिटेल देख लेंगे कि ये काम कैसे करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो जनरली आंखें जो होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती है, पूरा पूरा एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन उसका अगर आप शेप देखोगे ना तो वो स्फेरिकल इन नेचर होता है। और अगर ह्यूमन आई के बारे में बात किया जाए, इंसानों की आंखों के बारे में बात किया जाए, तो इंसानों की जो आंख होती है, ठीक है, ये आपको क्या करेगी, 2.3 सेंटीमीटर की होती है। और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री का है। मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री तक देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है, अब डिफरेंट पार्ट्स में मेंशन कर दूंगा इस डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम आपको बना लेना है बिल्कुल सेम। आप इससे अच्छा डायग्राम बना सकते हो, बुक को देखो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छा नहीं बना सकते हो, कम से कम इस लेवल का डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, जिसमें आप क्या करो, सारे पार्ट्स को इंडिपेंडेंटली दिखा पाओ और लेबलिंग कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या होता है, सबसे बाहर का जो पार्ट है जिसको मैंने ग्रीन लाइट से बनाया है, ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया है क्या, ये जो ग्रीन कलर से बनाया है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, आंखों का आउटर मोस्ट पार्ट है, जहां से क्या होता है, इसको मैंने मेंशन भी किया होगा, हाँ देखो ये कॉर्निया लिखा है मैंने। कॉर्निया जो है उसमें से लाइट क्या करेगा, एंटर करने वाला है, ठीक है। या कॉर्निया में ऐसा समझो कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया में ही हो जाता है। मैं इसके सबके डिटेल्स भी लिख दूंगा, अभी आपको क्या करना होगा, सिर्फ नोट बना लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉर्निया देखा। अच्छा, ये जो आंख है वो थोड़ा बल्ज टाइप का होता है, ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से बल्ज टाइप का होता है। अब ये जो बल्ज टाइप का है इसमें और क्या क्या होता है, जैसे ही तुम कॉर्निया के अंदर जाओगे, तुम जैसे ही कॉर्निया के अंदर जाओगे तुमको क्या मिलेगा, तुमको आइरिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये काले रंग का एक डायफ्राम आपको दिखता है, काले रंग का डायफ्राम दिखता है। इस काले रंग के डायफ्राम को ही क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उस आइरिस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको आइरिस के अंदर भी एक होल मिलेगा। अब आइरिस के अंदर में जो होल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। देखो कॉर्निया के अंदर गए, कॉर्निया के अंदर गए तो मुझे क्या मिला, आइरिस। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, ये वाला, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्निया, सॉरी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉर्निया के अंदर जब गए थे तो आइरिस मिला। अब ये जो आइरिस है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग दिख रही है ना, तो आइरिस में जो छोटी सी ओपनिंग दिखती है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल। और कॉर्निया और इस लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा है जिसको हम बोलने वाले हैं एक्वस फ्लूइड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में आपको समझना है। सबसे पहले हमारे पास कॉर्निया था, कॉर्निया से अंदर जैसे ही आएंगे तो कॉर्निया से अंदर आने पे हमें क्या मिलता है, एक डायफ्राम मिलता है, ब्लैक कलर या ग्रीन कलर, अलग अलग लोगों की अलग अलग डायफ्राम होती है। उस डायफ्राम को ही हम क्या बोल रहे हैं, आइरिस बोल रहे हैं, ठीक है। डार्क कलर डायफ्राम मिलेगा। अब उस डार्क कलर डायफ्राम में भी छोटी सी ओपनिंग होती है। तुम कभी मिरर के सामने अगर अपने आंखों को क्लोजर में देखोगे ना, तो क्लोजर में देखने से तुमको साफ साफ पता चलेगा कि ये जो डायफ्राम है इसके अंदर भी एक छोटी सी ओपनिंग है। अब वो जो डायफ्राम के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये प्यूपिल काम क्या करता है, प्यूपिल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों के अंदर एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, हर बुक्स में ऐसा ही लिखा होता है, कॉमन सा एग्जांपल क्या तुमने ऑब्जर्व भी किया है, इसलिए इसको बार बार बताते हैं। जैसे तुम एक ब्राइट डे लाइट में सपोज मूवी देखने गए, कोरोना से पहले तो तुमने मूवी देखा होगा, तो तुम ब्राइट डे लाइट में मूवी देखने गए। अब जैसे ही तुम ब्राइट डे लाइट से तुरंत अगर हॉल के अंदर एंटर करते हो, जैसे ही तुम हॉल के अंदर एंटर करते हो तुमको स्टार्टिंग में कुछ भी विजिबल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है क्या, थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद क्या होता है, चीजें विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो जब तुम ब्राइट
डे में थे, जब तुम ब्राइट डे में थे तो तुम्हारे प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा हो गया था। क्यों? क्योंकि आंखों को अगर प्यूपिल का साइज, देखो प्यूपिल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। इसलिए जब आप ब्राइट डे में थे तो प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा था, जिससे कम अमाउंट एंटर कर सके। लेकिन जैसे ही आप डार्क रूम में चले गए, ब्राइट लाइट से आप डार्क रूम में जब चले गए तो आपकी आंखों का जो प्यूपिल का साइज है वो तो छोटा हो रखा है। वो अगर छोटा हो रखा है तो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रहा होगा वो भी तो कम हो रहा होगा। तो ग्रेजुअली वो आंख जो होते हैं, ठीक है, वो जो प्यूपिल होते हैं वो अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। प्यूपिल अपने साइज को जब इंक्रीज कर लेंगे तो अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर करेगा आंखों में वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, चीजें विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। ये वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। डार्क रूम से अगर तुम सडनली ब्राइट ये में जाओगे तो तुम देखना कि तुम्हारी आंखों में जलन टाइप का होता है। अब वो जलन इसीलिए होता है क्योंकि पहले जब तुम डार्क रूम में थे तो तुम्हारे प्यूपिल का साइज क्या था, बड़ा था। अब जैसे ही तुम एक ब्राइट रूम में चले गए तो सडनली क्या होगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर एंटर करेगा तो प्यूपिल क्या करता है, उसको धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करता है। इसलिए क्या होता है, वाइस वर्सा, और ये दोनों ही ट्रू है। डार्क रूम से अगर ब्राइट रूम में जाओगे तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर ब्राइट रूम से डार्क रूम में जाओगे तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यूपिल क्या करता है, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट दैट विल एंटर टू योर आई। अब ये प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है यहाँ पर, ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल को रेगुलेट कौन करेगा, तो प्यूपिल को रेगुलेट करता है सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये प्यूपिल जो है, प्यूपिल का जो काम है, प्यूपिल को सीलियरी मसल से रेगुलेट कर रहा है। प्यूपिल क्या कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है खुद से। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें एक लेंस मिल रहा है। इस लेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। और ये जो कन्वर्जिंग लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। प्रोटीन और अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है ये लेंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक लिक्विड भरा है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा है, लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड भरा है। और ये जो लेंस है और आईज का जो अंदर का पार्ट है उसमें भी एक लिक्विड भरा है। इधर जो लिक्विड उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं और इधर जो लिक्विड उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर क्या इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है क्या, इसलिए इनका नाम एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है। नहीं, ये क्या करते हैं ना, ये जो विट्रस ह्यूमर है वो आंखों को शेप प्रोवाइड करता है। मतलब अगर ये विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो ये आंखें कोलैप्स हो जाती। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर क्या कर रहा है, आंखों को शेप प्रोवाइड कर रहा है, अपने कोई काम का नहीं है। और ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसको जो भी नेसेसरी मिनरल्स, विटामिन्स जो भी चाहिए होता है वो उसको एक्वस ह्यूमर से मिलता है। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया आंखों के बाहर का हिस्सा। आंखों के अंदर जब जाना स्टार्ट करोगे तो आंखों के अंदर क्या होता है, एक आपको स्क्रीन जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आंखों के अंदर स्क्रीन जैसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर इमेज फॉर्म होता है। अब ये जो स्क्रीन जैसा स्ट्रक्चर आंखों के अंदर होता है इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। अब रेटिना के पास कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है रॉड्स और कोन्स। वो जो रॉड्स होंगे, रॉड्स आर इंटेंसिटी सेंसिटिव एंड कोन्स आर कलर सेंसिटिव। मतलब हमारे आंखों के रेटिना के अंदर कुछ कलर सेंसिटिव और कुछ इंटेंसिटी सेंसिटिव सेल्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, ब्राइटनेस और कलर का एहसास दिलाती है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो लेंस है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस के कारण इस स्क्रीन पे, ये रेटिना मतलब स्क्रीन हो गया, कन्वर्जिंग लेंस के कारण स्क्रीन पर जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, अब उसका जो इमेज तुम्हारी आंखों के रेटिना में फॉर्म हुआ है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। तुमको वो उल्टा दिख रहा है क्या? नहीं। वो उल्टा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रेटिना से कनेक्टेड होता है ऑप्टिकल नर्व्स। अब ये ऑप्टिकल नर्व्स क्या करते हैं, जो भी इमेज फॉर्म हुआ रेटिना पर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड करते हैं। ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके वो जो इन्वर्टेड इमेज था उसका इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जिससे हमें क्या होता है, एक इरेक्ट इमेज दिखता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से क्या होगा, आंखें जो है वो काम करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये सीलियरी मसल्स भी एक है। सीलियरी मसल्स क्या करता है, सीलियरी मसल्स आंखों के लेंस, ये जो आंखों का लेंस है उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। सर फोकल लेंथ क्यों एडजस्ट हो रहा है? फोकल लेंथ इसीलिए एडजस्ट होता है
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग आंख यूज करते हो और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग आंख यूज करते हो। जो ऑब्जेक्ट दूर है उसको भी क्लियरली देखना है, जो ऑब्जेक्ट पास है उसको भी क्लियरली देखना है। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजुअलाइज करने में हेल्प कौन कर रहा है? फोकस, सॉरी ये आई लेंस। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए आई लेंस क्या करता है? अपने फोकस को एडजस्ट करता है। अब आई लेंस का फोकस कौन एडजस्ट कर रहा है? तो सिलियरी मसल्स जो होता है वो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को एडजस्ट करेगा, जिसके हिसाब से एक क्लियर इमेज फॉर्म होता है हमारे रेटिना पे। इतना समझ में आया है क्या? अभी मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने तुमको समझाया है ना उसको एक नोट्स के फॉर्म में भी बता दूंगा। तो जितना मैं यहाँ पे लिख दूंगा उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उससे ज्यादा तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं आने वाला। और अगर तुम आगे जाके मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो तुम वहां पे बायो में से ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। और अगर तुम एक मैथ्स के स्टूडेंट हो, मतलब आगे जाके तो मैथ्स लेने वाले हो, तो जितना मैं बता दूंगा, या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 10th के लेवल तक मैं जितना बता दूंगा उससे अलावा यहाँ पर नहीं जानना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इसमें क्या करूंगा, स्क्रीन पॉज करके कुछ नोट्स लिख देता हूँ, वो आपको क्या करना है, कॉपी करना होगा। मैं समझा भी दूंगा नोट्स क्या है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन आई, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ह्यूमन आई जो है वो स्फेरिकल शेप का, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर कितना है 2.3 सेंटीमीटर। मैं नोट्स लिखता जा रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पॉज करना होगा हर एक इंस्टेंट पे और आपको ये नोट्स लिखते जाना है, ठीक है? फिर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में कॉर्निया या स्क्लेरा, ये जो कॉर्निया होता है, मतलब ऐसा समझ लो इसका बेसिया कॉर्निया है और स्क्लेरा इसका थोड़ा इंटरनेशनल टाइप का नाम हो गया। तो कॉर्निया या स्क्लेरा, ये जो कॉर्निया या स्क्लेरा है इसमें क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट एंटर कर पाएगा। इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ट्रांसपेरेंट है और इसी में से क्या होता है, लाइट का जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया से ही हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइरिस। आइरिस मैंने बताया था, ये हमारे पास जो होता है वो आइरिस होता है, ठीक है? अब आइरिस अगर आप देखोगे तो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम बायो में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डायफ्राम का मतलब शीट के जैसा, ठीक है? तो इट इज अ डार्क मस्कुलर मसल से बना हुआ है डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। मतलब ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्यूपिल के साइज को ये आइरिस कंट्रोल करेगा। और ये आइरिस जो है, ये जो आइरिस है, इसका मेजरली पर्पस यही है कि ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। प्यूपिल का साइज अगर कंट्रोल हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आंखों के अंदर एंटर करेगी वो कंट्रोल होगी। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको पॉज करेंगे और जो मैंने लिखा है वो लिख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्यूपिल, ठीक है? ये जो ओपनिंग बताया था आइरिस में, ये जो ओपनिंग होती है ये प्यूपिल बताया था क्या, ठीक है? तो प्यूपिल क्या है, इट इज द होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। मिडल ऑफ आइरिस में होल है थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिससे आंखों के अंदर लाइट एंटर करेगा। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट गोज इनटू द आई एंड डज नॉट कम बैक। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तुम किसी की भी आंखें देखना, नीली आंखें, हरी आंखें, सुरीली आंखें, ठीक है? मतलब every sort of eyes is described in our Bollywood songs. Blue eyes, नीली आंखें, फिर हरी आंखें, हम पे किसने हरा रंग डाला, एंड सुरीली आंखें इज ऑल्सो देयर, ठीक है? सुरीली अखियों वाले, सुना दे जरा अखियों से, मतलब these all songs are there, मतलब you can listen, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कैसी भी आंखों का डायफ्राम हो, मतलब आइरिस का कलर कुछ भी हो, तुम देखना उसके अंदर जो ओपनिंग है ना, वो जो प्यूपिल है वो डार्क इन कलर ही होता है। किसी का भी आंख निकाल लेना, तुम चाहो तो ऐश्वर्या राय का आंख निकाल लेना, ब्लू इन कलर मिलेगा। तुम चाहो तो स्कारलेट जॉनसन का आंख निकाल लेना, ग्रीन इन कलर मिलेगा, एंड सो ऑन। अब तो अलग अलग डायफ्राम्स आते भी हैं, ठीक है? तो जो भी डायफ्राम्स आते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वो जो ओपनिंग है, वो जो प्यूपिल है, वो प्यूपिल आपको ब्लैक इन कलर ही दिखेगा, ठीक है? वो मूवी कौन सी थी, ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट अगर आप देखोगे तो वो जो एक्ट्रेस है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें उसकी आंखें रेड दिखाई दी है। तो रेड आंखें भी अगर है, कुछ भी आंखें वैम्पायर्स वाली फिल्में जो होती हैं उसमें जो आंखें दिखाते हैं वो रेड दिखाते हैं, लेकिन वो जो ओपनिंग है, प्यूपिल है, वो हमेशा ब्लैक इन कलर ही होगा। अब क्या इसका क्या रीजन है, ब्लैक इन कलर क्यों होता है? बिकॉज जो लाइट इस पे गया, अब कोई भी कलर, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर आपको इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आता है।
जैसे अगर आप एक ग्रीन कलर के बॉक्स को देख रहे हो तो उसका रीजन होता है कि उसमें से ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पे आ रहा है, इसलिए वो तुमको ग्रीन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस ओपनिंग में, इस प्यूपिल में जितने भी लाइट आते हैं वो एंटर कर जाते हैं, इसमें से रिफ्लेक्ट होकर कुछ बाहर जा पा रहा है क्या? नहीं। इसलिए क्या होता है, ये जो प्यूपिल है वो अपने को डार्क इन कलर दिखता है। तो कैसी भी आंखें हो, प्यूपिल तो काली ही होगी भाई। बात समझ में आया? नेक्स्ट में हम बात करते हैं लेंस के बारे में। तो ये जो लेंस है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। अब जेली लाइक मटेरियल का ये मतलब है निकाल के खा लेंगे, ठीक है। जेली लाइक मटेरियल वो बायो वाले ऐसा यूज करते हैं, स्टिकी स्टिकी टाइप का होता है तो उसको बोल देते हैं जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है ना, इसलिए अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। इसका जो लेंस है इसका शेप कोई फिक्स नहीं है, इसके शेप को चेंज किया जा सकता है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस that produces a real and inverted image। ये मैंने बताया था आपको, कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है ऑन द रेटिना। ये रेटिना जो होगा, इस रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज फॉर्म होगा? इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं सीलियरी मसल्स। यहाँ पर देखो तो ये मसल्स होते हैं, ये इस तरह से बना लेते हैं, तो ये हमारे पास सीलियरी मसल्स है। अब ये सीलियरी मसल्स काम क्या करते हैं? ये लेंस को अटैच है। दीज आर द मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस व्हिच लीड्स टू वेरिएशन इन फोकल। मैंने तुमको बताया था कि इसी आंख को यूज करके तुमको दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखना है और पास के ऑब्जेक्ट को भी देखना है। उसके लिए क्या करना होता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। फोकल लेंथ को एडजस्ट कौन करता है? तो ये जो सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं वही आंखों के लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, जिसे आगे जाके एकोमोडेशन ऑफ आई भी बोलेंगे, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स का काम क्या है? ये फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, या आई के शेप को एडजस्ट कर रहा है जिससे उसका फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाए, जिससे दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों ही क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिना। रेटिना क्या है? तो ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ठीक है। ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ये इसके जो अंदर में जो डार्क से मैंने पेंटेड कर रखा है वो पूरा रेटिना होता है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन व्हिच इमेज इज फॉर्म। यहाँ कहीं पर क्या होगा, ये स्क्रीन के जैसा काम करेगा जिसमें इमेज फॉर्म होने वाला है। और इस स्क्रीन के पास क्या होते हैं? कुछ कलर सेंसिटिव और कुछ इंटेंसिटी सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जो इंटेंसिटी सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनको रॉड्स बोलते हैं, और जो कलर सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोन्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तुमने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस इनके कारण ही होता है, कोन्स के कारण। उनमें क्या होता है, कुछ कोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें उनको क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है। और कुछ लोगों को इंटेंसिटी का भी ब्लाइंडनेस हो जाता है। इंटेंसिटी का ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उनमें जो रॉड्स का कंसंट्रेशन है, रॉड सेल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये मैंने सीलियरी मसल्स और रेटिना के बारे में बता दिया। फिर से स्क्रीन पॉज करना है और लिख लेना, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व। अभी ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? जैसे सारे ब्रेन नर्व्स का काम होता है वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन से इंफॉर्मेशन रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। वैसे ही ऑप्टिकल नर्व्स भी होते हैं। These are the nerves which take the images to the brain in the form of electrical signals। जो भी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ था इसको ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है? ये ऑप्टिकल नर्व्स लेके जाएंगे। वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन क्या करेगा? इसका एक इरेक्ट इमेज बना के अपने को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ये पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में इतना ही आपको जानना है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में आप क्या क्या जानोगे? स्क्लेरा या कॉर्निया सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आइरिस। जस्ट इनसाइड द कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, प्यूपिल जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, प्यूपिल के बाद हमने क्या देखा था? लेंस। वो जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन लेंस है, फाइब्रस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है लेंस। और अच्छा बोलोगे सर आपने जो पार्ट्स लिखा है उसमें आपने एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में नहीं लिखा है। तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, या ना कि वो हमें जानने भी नहीं थे। वो बस विट्रस ह्यूमर क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बस इतना जान लेना। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है? जो भी मिनरल्स चाहिए लेंस को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस यहाँ पर होता है, जेल लाइक सब्सटेंस का बना हुआ है, और ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। कौन चेंज करता है लेंस का फोकल लेंथ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फोकल लेंथ का जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज चेंज्ड बाय सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या करेंगे? फोकल लेंथ को चेंज करेंगे। इसके अलावा और क्या है? एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है आंखों के अंदर में, जिसको क्या बोलते हैं? रेटिना, जिसके पास रॉड्स और कोन्स नाम के कुछ
कलर सेंसिटिव और इंटेंसिटी सेंसिटिव नाम जैसे सेल्स, ठीक है। अब इनकी डेफिशिएंसी के कारण इंसानों को ब्लाइंडनेस होता हुआ हो सकता है। इतना मैंने तुमको बता दिया। इसके अलावा एक और क्या है, ऑप्टिकल नर्व, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ठीक है। मैंने नटशेल में तुमको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने तुमको बताया था ना कि पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है कि इसी आंख से आपको एक पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी देखना है और दूर में जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसको भी देखना है, ठीक है। अब अगर इसी आंख से तुमको हर कुछ देखना है तो आंख के फोकल लेंथ को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब आंखों के लेंस की ये एबिलिटी जिससे वो क्या कर रहा है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है सच दैट जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके कारण एक क्लियर इमेज, हमेशा इमेज तो रेटिना पे ही फॉर्म होना है। अगर इमेज रेटिना पे फॉर्म होना है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होने से आंखों के फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा। अगर तुम इसको एक लेंस के फॉर्म से देखोगे तो इसमें इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। इमेज डिस्टेंस अगर हमेशा फिक्स है और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो किसको चेंज होना पड़ेगा, फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा ना। तो आंखों की ये एबिलिटी जिससे वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू आर व्यूइंग इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभी पावर ऑफ एकोमोडेशन किसके कारण है, तो सीलियरी मसल्स के कारण है। ग्रेजुअली क्या होता है, ये जो सीलियरी मसल्स होते हैं, ये सीलियरी मसल्स जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। तो जब आप ओल्डर एज की तरफ मूव करते हो तो सीलियरी मसल्स वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इतने मैंने तुमको डेफिनेशंस बता दिए पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें सीलियरी मसल्स और पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डेफिनेशंस होते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा, तुम खुद से लिख लोगे। जैसे एक होगा नियर पॉइंट, या पहले तो फार पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फार पॉइंट का मतलब होता है तुम बैर आंखों से मतलब कि चश्मा हटा दिया, मेरी तो आंखें खराब है, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल हेल्दी इंसान होते, तुम्हारी आंखें अगर अच्छी होती, आंखें मेरी भी अच्छी हैं, बस वो विजिबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक नॉर्मल इंसान कितने दूर तक एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसको वो डिस्टिंक्टली देख सकता है, मतलब जिसका इमेज उसकी रेटिना पे बन सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका फार पॉइंट। अब तुम अगर देखोगे तो तुम दूर रखे वो जो स्टार्स होते हैं वो देख पाते हो क्या? इसका मतलब एक हेल्दी इंसान का, एक नॉर्मल पर्सन का फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी। फार पॉइंट का मतलब है द मैक्सिमम डिस्टेंस टिल विच द ह्यूमन आई कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सके जिस पॉइंट तक, उसको क्या बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पास लाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाना स्टार्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को पास लाने से आप देख रहे हो कि एक लिमिट आता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा पास आ जाए तो इसका इमेज क्लियर नहीं होता। एक लिमिट आ रहा है, इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा पास लेके आओगे तो आप देखना कि ऑब्जेक्ट का ब्लर इमेज फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक मिनिमम लिमिट भी है जहां तक आंखें क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकती है। अब वो जो मिनिमम लिमिट होता है वो उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। और एक आइडियल इंसान नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर का है। फार पॉइंट मतलब कितने दूर तक तुम क्लियरली देख सकते हो, और नियर पॉइंट मतलब कितने पास पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए जिससे उसका जो इमेज है वो डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके। फार पॉइंट इंफिनिटी होता है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का होता है। बात समझ में आया? अब तुमने ये नोटिस किया होगा ना, ये सब तुम्हें पता भी होगा, जब तुम किताब को ऐसे बेड पे सो रहे होते हो और किताब पढ़ रहे होते हो, कुछ टाइम पढ़ने में नींद आ जाता है क्या? ऐसा क्यों होता है? तुमने क्या किया, अगर तुमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर तुमने ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा है, अगर तुम्हारा u का वैल्यू छोटा है, अगर u का वैल्यू छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो f होना चाहिए वो भी छोटा होना चाहिए ना। ये तो कांस्टेंट है। हमने लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने लेंस फॉर्मूला ऐसा पढ़ा था ना, कहां लिखो, इसको रख कर देता हूं। ये जो मैं भी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस जो मैंने बता दिया ना, उससे ज्यादा डेफिनेशंस तुमको नहीं जानना है। डेफिनेशंस काफी है, इससे ज्यादा तुमको कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। ऐसे तो कहने के लिए हजारों पार्ट्स होंगे हाथों के, अब सारे पार्ट्स जो है वो अपने काम के नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि लग गए नेट में ढूंढने सर मिड्रस ह्यूमर का काम क्या है। नहीं सर, मेरे को तो लगता है कि इसका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम मिड्रस ह्यूमर है। ऐसा तुमको नहीं काम करना है।
हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा कुछ पढ़ा है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 1/v ये कांस्टेंट है माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f। साइन कन्वेंशन पुट कर लेते हैं। f का वैल्यू अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका f का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना है। और u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू नेगेटिव रख देंगे। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या, सम कांस्टेंट प्लस 1/v सॉरी 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब अगर तुम यहाँ पर क्या करोगे, u के वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा लिख देते हैं इसको, c इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया, अगर ये वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ, मुझे ये कांस्टेंट चाहिए। अगर मुझे ये वैल्यू कांस्टेंट चाहिए और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने u के वैल्यू को बढ़ाया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर u आप बढ़ा रहे हो तो फोकल लेंथ का वैल्यू, जैसे इसको बढ़ाने से ये ओवरऑल वैल्यू क्या होता जा रहा है, ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ये कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिस्टेंस को मैं बढ़ाता चला जाऊँ, डिस्टेंस को बढ़ाता चला जाऊँ, तो डिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होगा, एक गलत हो रहा है, ठीक है, इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ऐसा लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से मैं 1/v को क्या लिख सकता हूँ, 1/f प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन भी पुट करना पड़ेगा अपने को। u का वैल्यू नेगेटिव है अगर, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, 1/v क्या है, 1 सिंस v कांस्टेंट है तो 1/v भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाने का मतलब मैं u के वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर u का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होता जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इंक्रीज है, ये ओवरऑल कम होता जा रहा है। अगर ये कम होता जा रहा है, ठीक है, और मुझे डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, तो ये कम हो रहा है तो इसको भी कम होना पड़ेगा। इसको कम होने के लिए फोकल लेंथ को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या समझ को नहीं समझा, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं बोलूं। मान लो मैं ये जानता हूं कि 4 इक्वल्स टू 10 माइनस 6, मैं एक सिंपल सा इक्वेशन जानता हूं ना। अब 4 क्या है, कांस्टेंट है। मान लो मैं 6 को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं 6 को बढ़ा रहा हूं तो मुझे 10 को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तब जाके मेरे पास ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्योंकि अगर मैं इसको 10 कांस्टेंट रख दूं और इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, डिफरेंस कांस्टेंट आ पाएगा क्या, नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि अगर मुझे c का वैल्यू कांस्टेंट चाहिए और u का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, अगर u का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब फोकल लेंथ को भी बढ़ाना चाहिए। क्यों, u के वैल्यू बढ़ाने से ये कम होता जा रहा है, ये कम हो रहा है तो इसको भी ये भी कम होगा, तब जाके दोनों का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जा रहे हो तो वो जो आंखों के लेंस का फोकल लेंथ है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है क्या। अब आंखों का फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, if focal length is increasing, then lens is becoming thin, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जा रहा हूं तो फोकल लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ को बढ़ाने का मतलब है लेंस जो है वो पतला होता जा रहा है। लेंस जब पतला होता जाता है इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन। लेंस जब पतला होता जाता है इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन। और जब ये इंफिनिटी पे होगा तो आंख जो है वो सबसे ज्यादा रिलैक्स है। बात समझ में आ रहा है। इसी का अगर मैं वाइस वर्सा देखूं, तो वाइस वर्सा में क्या होता है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास लाना स्टार्ट करूं, ऑब्जेक्ट को पास लाने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, u के वैल्यू को कम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, c का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, c इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं मतलब मैं u के वैल्यू को कम कर रहा हूं,
u का वैल्यू कम होने का मतलब है ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ना चाहिए, तब जाके कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। इसको बढ़ने के लिए भी फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो if focal length is decreasing, if focal length is decreasing, DECREASING, if focal length is decreasing, then eye is becoming thick। ये जो आंख है ये क्या होता जा रहा है, सॉरी आई लेंस, ये जो आई लेंस है, लेंस इज बिकमिंग थिक। बात समझ में आ रहा है, THIC के। अब लेंस अगर थिक होता जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, या ऐसा बोलेंगे कि आंखों का जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब आंखों का लेंस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इस समय आंखें सबसे ज्यादा स्ट्रेन में होती है। स्ट्रेन में होती है मतलब सबसे ज्यादा, तुम देखना कोई इंसान है, उस इंसान के फोरहेड के सामने ऐसे ऐसे, जब उसके फोरहेड के सामने आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाओगे ना तो देखना वो थोड़ा इरिटेट टाइप का होगा। तो तुम खुद का भी ऐसे हाथ घुमा के देखना, तुमको इरिटेशन टाइप का होगा। या ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप सोते वक्त, मान लो बेड पे आप सो के अगर किताब पढ़ रहे हो, बुक रीडिंग ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपने ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा है क्या? ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखने से आपका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ बहुत छोटा हो रहा है, मतलब ये जो आंख है वो कंस्ट्रेन में है ना, वो स्ट्रेन एक्सपीरियंस कर रहा है। स्ट्रेन के कारण आंखें क्या होती है, वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आपको ग्रेजुअली नींद आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेपरेशन होना चाहिए जिससे आप लंबे टाइम तक पढ़ सको। तो अगर तुम नहीं पढ़ाई कर पा रहे थे तो उसका एक रीजन क्या है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो सर? क्योंकि तुम इस तरह से गलत रीडिंग हैबिट के शिकार थे। ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में गुड अमाउंट ऑफ सेपरेशन रखो तो तुम्हारे आंखें जो है वो हमेशा रिलैक्स रहेंगी, आंखें रिलैक्स रहेंगी, कोई स्ट्रेन उन पे नहीं होगा, तो तुम स्लीपी फील नहीं करोगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होता है, जैसे ही आप सो के पढ़ते हो ना, सो के पढ़ने के कारण क्या होता है, नींद आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को आ जाता है। तुम ये मत बोला सर मेरे को तो नहीं आता, मैं तो बचपन से ही सो के पढ़ा हूँ सर, मेरे को तो आज तक नहीं आया। तो मेरे को नहीं पता, नॉर्मल इंसान को नींद आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि मान लो आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो कैमरा है, ये कैमरा मेरी आंखें हैं, आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर हटा भी दूं ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिमूव भी कर दूं आंखों के सामने से, तब भी आंखों पे इसका इंप्रेशन रहता है। कितने टाइम तक? 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक एक ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन रहता है। बात समझ में? इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आंखों के सामने था, तुमने उस ऑब्जेक्ट को अगर हटा भी दिया ना, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक उस ऑब्जेक्ट का इंप्रेशन तुम्हारे रेटिना में या तुम्हारे दिमाग में रहता है। इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये जो वीडियो होता है ना, ये जो वीडियोस होते हैं या जो फिल्म मेकिंग होती है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन पे ही बेस्ड होती है। वो क्या करते हैं, हर इंस्टेंसेस का इमेज क्लिक करके रखते हैं। जैसे तुमने वो जो फिल्म वाले रिकॉर्ड्स अगर देखे होंगे ना, तो तुम देखना हर इंस्टेंसेस का उन्होंने क्या करके रखा है, इमेज क्लिक करके रखा है। अब अगर एक इमेज, मान लो पहला इमेज था, ठीक है, ये पहला इमेज है, और पहले इमेज का इंप्रेशन तुम्हारी आंखों में है, वो 1/16 ऑफ सेकंड तक रहेगा ना। 1/16 ऑफ सेकंड से पहले ही अगर मैंने दूसरा इमेज ला के रख दिया ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये इमेज और ये इमेज लिंक्ड है। तो इस तरह से ही क्या होता है, मूवीज में या जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो काम करती है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे पास फार पॉइंट, नियर पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ आई और परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन में आप लिख लेना कि even if the object is removed in front of the eye, then also its impression remains on the retina या on the brain by a time of 1/16 of a second. This is known as persistence of vision. अब because of this persistence of vision, videos और film making is possible. कैसे possible है? तो क्या reason लिखेंगे कि if another image is replaced before 1/16 of a second, then it appears that the first image and the second image are interlinked. इसी को हम क्या बोलेंगे, persistence of vision के कारण ही फिल्म मेकिंग पॉसिबल है। तो इतना ही आज रहने देंगे। इसमें मैंने आज देखो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया है। नेक्स्ट वाले क्लास में इसमें हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, डिफेक्ट के साथ साथ क्या करेंगे, उनके करेक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली याद करने वाला ही है, कुछ इतना कुछ खास था नहीं। तो तुम
फिर से बोल रहा हूँ, तुम टाइम वेस्ट मत करना, जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ लेना, इसमें तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इतने कर लेते हैं आज।